लॉरा ब्राउन की कहानी सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि बिलाशुबा वो गर्दन तक दलदल में धंस चुकी थी। शुक्ला के पास उसके खिलाफ सबूत मौजूद थे और शुक्ला ने एक तीर से कई शिकार खेले थे। एक पाकिस्तानी जासूस की तरफदारी ने लॉरा की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया था। इस कहानी से ये भी अंदाजा हुआ कि मुझे स्नाइपिंग की तरबियत दिलाना सरासर सोचे समझे मंसूबे के तहत था और ये कि विशाल गुप्ता मेरी असलियत से वाकिफ था। यूं शुक्ला का मेरे बारे में जानने में भी कोई शुबा नहीं रहा था। अलबत्ता वो इससे लाइल्म था कि मैं उसकी नवासी को अगवा करने वहां पहुंचा था। यकीनन शुक्ला का आर्मी चीफ पर हमला करवाने का कोई इरादा नहीं था। वो एक सौदे के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की बजाय आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझता। इंडियन चीफ ओहदा संभालने के बाद करीबन 2 साल कमांड करता है और बिक्रम सिंह को ओहदा संभाले 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। चंद माह में उसने यूं ही रिटायर हो जाना था। लॉरा मेरी सोचों में मुखिल हुई, परेशान हो गए। मैं साफ गोई से बोला, परेशानी सिर्फ पलवशा की नाराजगी पर होती है। वो हैरान रह गई। क्या? मैंने कहा, अलजबरा का कुलिया तो नहीं बताया कि तुम्हें समझने में दुश्वारी हो। वो हंसी। ये वही खान लड़की है ना जिसने मेजर जेनिफर की पिटाई की थी? मैंने असबात में सर हिलाया। बोली, मगर वो तो तुम्हारी बीवी है ना। मैंने मुंह बनाया, तो क्या बीवियां नाराज नहीं हो सकती? वो शोखी से बोली, अगर बीवी की नाराजी का रोना रोकर और उससे खुश नहीं हूँ का चारा डालकर मुझ पर डोरे डालने का इरादा है तो तुम्हें नाकामी होगी। मैंने गहरा सांस लेकर सर को थामा और कराहते हुए बोला, बरतानिया की चुड़ैल, आखिर मेरी किस हिमाकत से तुम्हें ये गलत फहमी हुई है? पलवशा की वजह से मैंने मेजर जेनिफर जैसी मुखलिस, वफादार और पुरकशिश लड़की की मोहब्बत को ठुकरा दिया था। तुम किस बाग की मूली हो? वो खिलखिलाकर हंसी। ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, खुलकर इजहार करो। मैं मुजमहिल हुआ। मतलब तुमसे मजाक करना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। वो शरारत से बोली, अफगानिस्तान में बार बार डेट पर जाने की मिन्नतें करना, यहाँ भी वही वावेला करना। अगर मोहब्बत नहीं है तो क्या है? मैंने सर पकड़ा। धत तेरे की। कैप्टन साहब, हमारे यहाँ डेट पर जाना मोहब्बत नहीं बेगैरती कहलाता है। उसने आंखें निकाली, तो बेगैरतियों के लिए तुम्हें मैं ही मिली हूँ। मैंने कहा, तुम्हें छेड़ने में मजा आता था और सच कहूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने इश्तियाक जाहिर किया। बोली, मसलन? मैंने कहा, अंग्रेजी जबान की वो गालियां, कोसने और लग़वियात सुनी जो किसी किताब में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, न किसी फिल्म ड्रामे में देखी। यकीन मानो इस मौजू पर तुम स्पेशलिस्ट हो। वो तपते हुए बोली, और तुम लड़कियों को छेड़ने के स्पेशलिस्ट हो। मैं संजीदा हो गया। अच्छा, फजूल बकवास को छोड़ो और आगे का लाहे अमल बताओ। बोली, शुक्ला से SR1 का मुकम्मल मुआवजा वसूल करके उसकी गर्दन उतारना चाहती हूँ। मैं हंसा। ऐसा भी क्या गलत कर दिया बेचारे ने कि तुम गर्दन उतारने पर तुल गईं? बोली, राजा, कहा ना मजीद बकवास नहीं। मैंने तजवीज दी, शुक्ला के बारे में हमें विशाल गुप्ता से काफी कुछ मालूम हो सकता है। 2-3 दिन आराम करके उस पर हाथ डालते हैं। उसने अपनी उलझन दूर करना चाही। तुम मेरा साथ क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें डेट पर ले जाने के लालच में ये खतरा मोल ले रहा हूँ। उसने आंखें निकाली। तुम्हारे साथ मसला क्या है राजा? मैं मुतबस्सम हुआ। शुक्ला के यहाँ दावत में उसकी नवासी को देखा था। उसने तस्दीक चाही, तुम्हारी मुराद परी से है। मैंने असबात में सर हिलाया, बस मुझे वही चाहिए। वो मुतहय्यर हुई। क्यों? मैंने कहा, एक मुसलमान 4 शादियां कर सकता है और मैंने तो अब तक 2 की हैं। वो बेबसी से मुस्कुराई। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है। मैंने तकरार खत्म करने का ऐलान किया। यकीनन नुस्खे में सुकून आवर दवा शामिल थी कि लंबी नींद लेने के बाद भी मुझे नींद की हाजत हो रही थी। वो उठते हुए बोली, मालिक मकान की बेटी तालीम याफ्ता है। उम्मीद है उसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। मैं डेविड को ईमेल करके अपनी खैरियत का बता दूं। मैंने जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर लीं। अगला हफ्ता हमने वहीं गुजारा था। इस दौरान गोश्त, मछली, फल, जूस, दूध और कीमती दवाओं से मेरी जिस्मानी तवानाई बहाल हो गई। इस वक्फे में हम मुख्तलिफ मंसूबों पर बात करके लाहे अमल तय करते रहे। लॉरा को मैंने अपने मकसद से आगाह नहीं किया था, क्योंकि अपने राज में किसी गैर मुतल्लिक शख्स को हिस्सेदार बनाना घाटे का सौदा होता है। अगर हम दोबारा पकड़े जाते तो उसने जरा से तशद्दुद पर राज उगल देना था। उसने भी ज्यादा इसरार नहीं किया था, या शायद उसे मेरे झूठ पर यकीन आ गया था कि एक जासूस की जिम्मेदारियों में दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाना मुकद्दम होता है। इस वजह से मैं उसका साथ दे रहा था। 6 दिन के मुकम्मल आराम के बाद हम जाने को तैयार हुए। लॉरा की शनाख्त छुपाने को मैंने काले गाउन और निकाब का बंदोबस्त किया था।
एक बार तो वो बिगड़ गई, मगर मेरे समझाने पर चुपचाप निकाब ओढ़ लिया। खुद मैंने क्लीन शेव करना छोड़ दिया था। अब तो अच्छी खासी दाढ़ी मूछें हो गई थी। आंखों पर काला चश्मा और सर पर सफेद टोपी ओढ़कर मेरी शनाख्त काफी हद तक बदल गई थी। अब मुझे वही पहचान सकते थे जिनसे पाला पड़ चुका था। कद्दे आदम आईने में देखते हुए उसने मुंह बसोरा। कार्टून बना दिया है मुझे। उसकी नकाब से झांकती भूरी आंखों को देखते हुए मैं शाकी हुआ। ईमान से बताओ, क्या ऐसा ही है? वो मुतबस्सम हुई। तुम बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, औरत की कशिश नजर न आने में है, बल्कि लफ्ज औरत का मतलब ही पोशीदा चीज के हैं। वो ओछेपन से बोली, मुसलमान औरत को कोई अहमियत नहीं देते, तभी उनसे जानवरों का सा सलूक करते हैं और उसकी आजादी छीन लेते हैं। मैंने पूछा, तिजोरी में जूते रखे जाते हैं या मालो ज़र? वो हैरानी से बोली, दौलत। 2 + 2 4 की तरह उसका जवाब मुतय्यन था। मैंने कहा, बस हमारे नजदीक औरत की हैसियत खजाने और माल जैसी है, इसलिए हम अपनी दौलत को छुपा कर रखते हैं ताकि किसी हरीस डकैत की नीयत में फतूर ना जाए। और तुम्हारे यहाँ औरत की हैसियत जूतों जैसी बल्कि उससे भी कम है। वो फखरिया लहजे में बोली, मगरिब ने औरत को आजादी दी है। मैं तंजिया लहजे में बोला, इसे आजादी नहीं गुलामी कहते हैं। मगरिब ने औरत को झूठी आजादी और मर्द के शाना बशाना चलने का लॉलीपॉप देकर उससे औरत होने के सारे फवायद छीन लिए और उसका सिर्फ एक मसरफ बाकी रहा। जब तक शबाब बाकी रहा हर किसी ने इस्तेमाल किया और जब बूढ़ी हुई तो ओल्ड हाउस में फेंक दिया, क्योंकि एक शोपीस जब दिल लुभाने की सलाहियत खो देता है तो उसे दूसरे से तब्दील कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जब तक औरत की शादी नहीं होती उसकी किफालत बाप या भाई के जिम्मे होती है। शादी के बाद शौहर उसकी जरूरियात पूरी करता है। बूढ़ी होती है तो बेटे पालते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में औरत कभी खड़ी नजर नहीं आई। बैठने का हक पहले उसे दिया जाता है। बैंक में, स्टोर पर या किसी भी जगह मर्दों की कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता। बगैर नंबर के सबसे पहले जाकर अपनी हाजत पूरी करेगी। बाजार वगैरह में कोई मर्द या लड़का उसे छेड़ने की गलती कर बैठे तो इर्द गिर्द मौजूद सभी हजरात औरत ही की तरफदारी करके मर्द की धुलाई कर देते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी सहूलतें और आसाइशें हैं जो मशरिक की औरत को हासिल हैं। बाकी कोई ज्यादती होती है तो उससे मगरिब की औरत भी बची हुई नहीं है। जनाबिल जबर के वाकयात मशरिक से कई गुना ज्यादा तुम्हारे यहाँ होते हैं, जैसे खुद को ही देख लो। वो बिभर कर बोली, राजा तुम गलीज सुअर का नाम लिए बगैर अपनी बात पूरी नहीं कर सकते। मैं हंसा, सच बताओ, गालियां बकने की डिग्री ली है या कुदरती सलाहियत है? वो सचमुच तैश में आ गई। मुझे उकसा रहे हो? उसे बरहम देखकर मैंने बाहर निकलने का इशारा किया। चलें। निकाब से उसकी पुरकशिश भूरी आंखें झलक रही थीं। काले गाउन ने उसकी कशिश में इजाफा कर दिया था। लम्हा भर मुझे घूर कर उसने सर झटका और कदम बढ़ा दिए। कमरे की चाबी हमने पास रखी थी कि फिलहाल वो ठिकाना महफूज था। अलबत्ता वहाँ कोई कीमती चीज नहीं छोड़ी थी जिसके हुसूल के लिए हमें लौटना पड़ता। थोड़ा पैदल चलने के बाद हमें टैक्सी मिल गई थी। विशाल गुप्ता की रिहाइश गाह के करीब एक मशहूर मकाम का बताकर हम बैठ गए। उसकी रोजमर्रा मुझे अजबर थी। उसकी कोठी के करीब बस स्टॉप था जहाँ बैठकर कोठी की निगरानी की जा सकती थी। वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। जनाना इंतजार गाह में लौरा को बिठाकर मैं दूसरे हिस्से में खड़ा हो गया। 1-2 बसें आकर चली गईं। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। इसी दौरान विशाल गुप्ता की कार अपनी गली से बरामद हुई। उसके अकब में मुहाफिजों की जीप मौजूद थी। उनके गायब होते ही मैंने लौरा को मुतवज्जे करके चलने का इशारा किया। सड़क पार करके हम चौड़ी गली में दाखिल हुए। तुम्हें यकीन है हमारे पकड़े जाने का खतरा नहीं है? उसने काफी बार का दोहराया हुआ अंदेशा उगला। मैं चिल्लाते हुए बोला, डर लग रहा है तो वापस जा सकती हो। मेरी बेजारी को उसने खातिर में न लाया। बोली, राजा पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, एक पेशावर स्नाइपर को खतरों से तसल्ली देना अनोखा और अजीब है। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तब भी मौत का खतरा उतना ही है जितना जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए दरपेश होता है। वो रूहान सी हुई, मैं मौत से नहीं डरती। उसका हाथ थामते हुए मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में सहलाया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो ममनूनियत से बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। मुकद्दर भी क्या क्या खेल दिखाता है। ये वही लौरा ब्राउन थी जो मेरे खून की प्यासी थी और मैं उसे और उसके साथी को कत्ल करने के दर पे था। तब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक दिन हम इकट्ठे दुश्मनों से भागते फिर रहे होंगे और हमारे फायदे नुकसान एक हो जाएंगे। विशाल गुप्ता की कोठी काफी वसी और अरीज थी। बुनियादी तौर पर वो उसकी रिहाइश गाह से ज्यादा अड्डे की हैसियत रखती थी क्योंकि वहाँ उसके गुर्गे भी रहते थे। अलबत्ता इमारत के अंदर उसका जाती पोर्शन बाकियों से अलहदा था जहाँ हर किसी को जाने की इजाजत न थी। वुसअत की वजह से इमारत के चारों जानिब गलियां लगती थीं।
داخلی دروازے پر ہر وقت چوکیدار موجود رہتا۔ اس کے علاوہ پہرے داری کا خاص انتظام نہیں تھا، کیونکہ راجپوت دادا کے بھائی کے اڈے پر حملہ کرنے کی غلطی کوئی احمق ہی کر سکتا تھا۔ البتہ ناگہانی صورتحال کے لیے وہاں ہر وقت بندے موجود رہتے۔ عمارت میں جمنیزیم اور پسٹل شوٹنگ رینج بھی موجود تھے۔ باکسنگ رنگ بھی بنا ہوا تھا جہاں وہ خالی ہاتھ لڑنے کی مشق کرتے تھے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ممبئی ایسا شہر ہے جسے حقیقی معنوں میں غنڈوں کی جنت کہا جا سکتا ہے۔ پورا ممبئی مختلف گروپوں کے درمیان یوں تقسیم ہے جیسے پرانے بادشاہ اپنے مصاحبوں میں ریاستیں تقسیم کیا کرتے تھے۔ پولیس خاموش تماشائی ہے اور صرف خانہ پوری کرتی ہے۔ وطن عزیز کی طرح وہاں بھی غریب کا پرسان حال کوئی نہیں اور پولیس کے لیے تختہ مشق بنا رہتا ہے۔ وشال گپتا کے پاس میں نے کچھ عرصہ گزارا تھا اور اس دوران عمارت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ سنائپر تو کسی جگہ کی ایک بار ریکی کر کے کچھ نہیں بھولتا۔ میں نے تو وہاں کافی دن گزارے تھے۔ میرے لیے وہ عمارت کھلی ہتھیلی کی طرح تھی۔ کسی بھی شخص کو سب سے آسان اپنے گھر میں گھسنا ہوتا ہے اور میرے لیے وہ گھر کی حیثیت رکھتی تھی۔ عقبی گلی میں لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم مٹر گشت کرنے لگے۔ تیسرے چکر میں گلی خالی ملی اور میں اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا۔ اس دیوار کے ساتھ دونوں جانب 4 کوارٹر بنے ہوئے تھے جہاں باورچی، خاکروب اور چوکیداروں کی رہائش گاہ تھی۔ خاکروب اور باورچی اپنے کنبے کے ساتھ رہتے تھے اور مجھے سب سے زیادہ ڈر انہی کے بچوں کا تھا جو کبھی کبھار کوارٹروں سے باہر کھیل رہے ہوتے تھے۔ گو اس بارے میں وشال گپتا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بچے کوارٹر سے باہر نہ نکلیں، مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ میں خود کئی بار بچوں کو کوارٹروں سے باہر کھیلتا دیکھ چکا تھا۔ خیر، چھوٹے بچوں کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے۔ 10-12 سال سے بڑے بچے مسئلہ پیدا کر سکتے تھے۔ 2 کوارٹر ایک جانب بنے تھے اور 2 دوسری جانب۔ بیچ میں قریباً 20 فٹ جگہ خالی تھی۔ وہاں لوہے کا چھوٹا سا دروازہ بھی نصب تھا، مگر دروازہ عموماً بند ہی ہوتا تھا۔ اس دروازے کو کوارٹروں کے مکین ہی استعمال کرتے تھے۔ ایک لمحہ دیوار پر رک کر میں نے طائرانہ نگاہ دوڑائی اور اندر کود گیا۔ لورا باہر کھڑی رہی۔ دروازے کو تالا لگا ہوتا تھا مگر چابی وہیں چھپا کر رکھی جاتی تھی۔ چابی کی جگہ مجھے معلوم تھی۔ مخصوص مقام سے چابی برآمد کر کے میں نے دروازہ کھولا۔ لورا فوراً اندر آ گئی تھی۔ پہلی فرصت میں اس نے گاؤن اور نقاب اتار کر سکھ بھرا سانس لیا۔ بولی مسلم عورتوں کا کمال ہے کہ سارا دن اسے اوڑے رکھتی ہیں۔ دروازہ قفل کر کے میں نے چابی واپس رکھی اور طنزیہ لہجے میں بولا، کسی افریقی قبیلے کی عورت کو تمہارا لباس پہنا دیا جائے تو وہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ بعد کچھ ایسا ہی کہے گی۔ نقاب بغل میں دباتے ہوئے وہ اطمینان سے بولی، تو ٹھیک ہے نا، بغیر کپڑوں کے رہنے میں اسے سکون ملتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ میں نے قدم اندرونی عمارت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جب ہر کسی کو سکون کے حصول کی چھوٹ ہے تو شکلا بیچارے کا کیا قصور جو تم اس کی جان کے در پہ ہو؟ وہ بفر کر بولی، راجا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے اسے ٹوکا، تکرار کا وقت نہیں ہے، اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ کوارٹروں کے باہر 3-4 کم سن بچے کھیلتے نظر آئے، مگر ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ کوئی خطرہ محسوس ہوتا۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ہم اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ اندرونی عمارت 3 بڑے حصوں پر مشتمل تھی: تہہ خانہ، وشال گپتا کی رہائش گاہ اور مہمان خانہ اور محافظوں کی رہائش گاہ۔ ایک طویل راہداری مہمان خانے اور محافظوں کی رہائش کو وشال گپتا کی رہائش سے علیحدہ کرتی تھی۔ وہ طویل راہداری عمارت کے سامنے سے شروع ہو کر عقبی طرف نکلتی تھی، یوں کہ وہاں عمارت کے عقب میں جانے کو چکر نہیں کاٹنا پڑتا تھا۔ عمارت کے قریب پہنچتے ہی ہم محتاط ہو گئے تھے۔ میں نے ایسے وقت کا چناؤ کیا تھا جب ملازم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، دوسرے لوگ تہہ خانے میں مشق کر رہے ہوتے یا کام پر نکل جاتے۔ مجھے اس وقت صرف خاکروب سے خطرہ تھا۔ وشال گپتا کے نکلتے ہی وہ اس کی رہائش کی صفائی میں جت جاتا۔ گنپت اپنی نگرانی میں سارا کام کرواتا تھا اور پھر وشال کی رہائش کو لاک کرتے تھا۔ راہداری کے قریب پہنچتے ہی تہہ خانے کی سیڑھیوں کی جانب سے 2 افراد کی گفتگو کی آواز آئی۔ وہ اوپر آ رہے تھے۔ لورا کا بازو پکڑ کر میں دیوار سے لگ گیا۔ وہ شیکھر اور چندر تھے۔ دونوں گپے ہانکتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر آئے اور راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ قدموں کی چاپ معدوم ہوتے ہی میں نے جھانکا۔ دونوں دوسرے سرے پر پہنچ گئے تھے۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں لورا کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے راہداری میں داخل ہوا۔ دائیں جانب وشال کی رہائش کا راستہ تھا، بائیں جانب تہہ خانے میں جانے کو سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں، جبکہ راہداری کی ابتدا میں بائیں جانب مہمان خانے اور محافظوں کے کمرے کا راستہ تھا۔ میں وشال کی رہائش گاہ کی طرف مڑا۔ غربی دیوار سے متصل لکڑی کا منقش دروازہ تھا جس کے کھلے پٹ ظاہر کر رہے تھے کہ خاکروب صفائی میں مصروف ہے، اور یقیناً گنپت نے بھی وہیں ہونا تھا کہ وہ اپنی نگرانی میں صفائی کرواتا تھا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ درپیش تھا، ہمیں ان دونوں سے بچ کر اندر چھپنا تھا۔
क्योंकि सफाई के बाद गणपत रिहाइश गाह को ताला कर देता और विशाल की आमद पर ही खोलता। लॉरा को ये तफसील पहले से बता चुका था। आंखों में अंदेशे भरे वो भी निहायत मोहतात अंदाज में मेरे साथ कदम मिलाए हुए थी। लकड़ी के दरवाजे में घुसते ही चंद फुट की राहदारी थी। उसके बाद वसी ड्राइंग रूम, उससे मुत्तसिल पुरतायुश ख्वाबगाह और एक कोत बना हुआ था। पूरे पोर्शन में सलेटी रंग का दबीज कालीन बिछा हुआ था। लॉरा को वहीं रुकने का इशारा करके मैंने मोहतात अंदाज में ड्राइंग रूम में झांका। उनकी आवाज ख्वाबगाह के अंदर से आ रही थी। गणपत किसी बात पर गुस्से होकर बेचारे खाकरोब को झाड़ रहा था। शायद उसने किसी कीमती चीज को बेएहतियाती से साफ किया था। मौका गनीमत था। लॉरा को इशारा करके मैं सुर्रत से दूसरी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। 2-3 सेकंड के अंदर हमने वसी ड्राइंग रूम अबूर किया और ख्वाबगाह का दरवाजा बेआवाज खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। खिड़कियों के दबीज पर्दे गिरे हुए थे, इसलिए मलगजा अंधेरा छाया था। छुपने को बेहतरीन मकाम बेड का निचला हिस्सा था। हम नीचे खिसक कर खामोश लेट गए। उम्मीद थी कि गणपत उस ख्वाबगाह की भी सफाई करवाएगा। इसी वजह से हमें बेड के नीचे घुसना पड़ा, मगर वो अंदर न आए। ड्राइंग रूम और कोत की सफाई करके उनकी बातों की आवाज मादूम हो गई। मजीद चंद मिनट इंतजार करके मैंने लॉरा को बाहर निकलने का कहा और खुद भी खिसक कर निकल आया। लॉरा ने अपना बुर्का बेड के नीचे ही छुपा दिया था। यकीनन हमें वापसी पर उसकी जरूरत पड़नी थी। बुर्का ओढ़ने से बेहतरीन मेकअप कोई हो ही नहीं सकता। सफाई हो जाने के बाद रिहाइशगाह का दाखिली दरवाजा कुफल करके गणपत बेफिक्र हो जाया करता था। ये दरवाजा विशाल गुप्ता की वापसी पर ही खुलता था। हमने ड्राइंग रूम के सोफों पर नशिस्त संभाल ली। लॉरा ने मुझे सवालिया नजरों से घूरा। कब तक लौटेगा? मैंने कहा मुकर्रर वक्त नहीं है। उमूमन दोपहर को लौटा करता है, गाहे शाम या फिर रात भी हो जाती है, मगर ऐसा हाल ही होता है। उसने कोफ्त जाहिर की। इतना लंबा इंतजार? मैंने कहा चलो उसके कोत का जायजा लेते हैं, फिर ख्वाबगाह की तलाशी लेंगे। वो इस बात में सर हिलाते हुए उठ गई। हम कोत में घुस गए। लॉरा की आंखों में तहसीन उभरी। अरे वाह! उसने सबसे पहले बैरेट 107 mm को पकड़ा था। बोली मेरी पसंदीदा राइफल। मैंने कहा हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी और यकीनन यहाँ से हमें अपनी पसंद के हथियार मिल जाएंगे। वो बोली सिर्फ पिस्तौल ही ले जा सकते हैं क्योंकि राइफलों को साथ फिराना मुमकिन ना होगा। अलबत्ता SR-1 ले जाएंगे। इसकी मौजूदगी हमें किसी भी उम्दा स्नाइपर राइफल का मोहताज नहीं होने देगी। गैलिल, ड्रैगनोव, विध्वंसक और बैरेट 107 के साथ अब SR-1 भी उसके कोत की रौनक बनी हुई थी। मैंने मुंह बनाया। जब से SR-1 की खामी का पता चला है उससे दिल ही उठ गया है। 50 गोलियों तक तो इतना दुरुस्त फायर करती है कि आप बैरेट 107, जेटेक M200 और एक्यूरेसी इंटरनेशनल को भूल ही जाएंगे। उसने आला किस्म की स्नाइपर राइफलों के नाम गिनवाए। मैंने कहा लेकिन उम्र निहायत कम है ना? वो इत्मीनान से बोली हमने कौन सा मुस्तकिल अपने पास रखना है। शुक्ला को हलाक करने के बाद इसकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी। मैं मोतरिज हुआ और इस दौरान ज्यादा गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ी। तब क्या होगा? बोली मुझे कत्ल गारत का शौक है ना, तुम इस मकसद से इंडिया आए हो। और फिर एकदम मुझे मशकूक नजरों से घूरते हुए उसने जरा सा वक्फा लिया। वैसे तुम किस मकसद से इंडिया आए हो? मैंने इत्मीनान से पुरानी कहानी दोहरा दी। कहा कि अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान एक हिंदू स्नाइपर राजपाल से दुश्मनी हुई और उसी की वजह से मेरी पलवशा को कमर पर इतनी सख्त चोट लगी कि उसे इलाज करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। बेचारी माजूर होते होते बची। उसी से बदला लेने यहाँ पहुंचा था, लेकिन करण चावला कह रहा है कि वो वजीरिस्तान में ही हलाक हो गया था। अब नामालूम झूठ बोल रहा है या मुझे भटका रहा है। बोली तुम इतनी दूर एक लड़की के जख्मी होने का बदला लेने आए हो और उसकी वजह से अपना ये हाल करवा रहे हो। उसके लहजे में अफसोस था। मैंने कहा अल्लाह पाक की कसम इतनी दूर एक लड़की के लिए ही आया हूँ। मैंने हकीकत इस अंदाज में उगली कि वो सच न जान सकी, क्योंकि मैं वहाँ परमा अंसारी के लिए आया था। उसने हैरत से आंखें फैलाई। तुम्हें खान लड़की इतनी प्यारी है कि उसके लिए इतना जोखम हंसी खुशी उठा लिया। मैं साफ गोई से बोला सच तो ये है कि पलवशे मुझे अपनी जान से भी अजीज है। उसने मुंह बनाते हुए तबसरा किया एशियाई लोगों की अहमकाना मोहब्बत। मैं बगैर लगी लिपटी रखे बोला ये अहमकाना मोहब्बत तुम्हारी लचर और बेहुदा मोहब्बत से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ मोहब्बत की मेराज जिस्मानी मिलाप को ही समझ लिया गया है। इस दौरान हमने अपने पिस्तौल फेंक कर वहां से आला साख्त का एक एक पिस्तौल उठा लिया था। उसने जगाना 9 mm पसंद किया, जबकि मुझे ग्लॉक 19 मिल गया था। वहां 2 साइलेंसर भी मिल गए थे। जगाना को पीठ पीछे अपनी जीन्स में उड़सते हुए वो फलसफियाना अंदाज में बोली इंसान आजाद पैदा हुआ है और अपने जिस्म के बारे में हर इंसान को आजादी हासिल होनी चाहिए। जैसे भूख लगने पर इंसान किसी भी अच्छे होटल और रेस्टोरेंट से खाना खा सकता है, यूं ही गैर शादीशुदा होने पर अपनी पसंदीदा शख्सियत से जिस्मानी ताल्लुक भी बना सकता है। मैंने कहा यही काम तो जंगल के जानवर भी करते हैं। क्या इंसान को अशरफुल मखलूकात होने के नाते उनसे मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? वो तंजिया
लहजे में बोली, क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे मुल्क में ये काम कितनी कसरत से होता है। मैंने कहा, मैं किसी फर्द की सफाई नहीं दे सकता, अपने दीन का बता सकता हूँ कि ये फेल बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी मेरे मुल्क में इस गंदे फेल में मुलव्विस काफी लोग मिलेंगे, तो कसीर तादाद ऐसों की भी है जो अपनी बीवी पर ही इक्तिफा करते हैं और किसी गैर महरम की तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं करते। और जहां तक गुनाह सरजद होने का ताल्लुक है तो बरतानिया में भी लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनकी इजाजत बरतानिया का कानून नहीं देता। वो मानी खेज अंदाज में बोली, और तुम्हारा शुमार किन अफराद में होता है? मैं इत्मीनान से बोला, इतने दिन हो गए हैं इकट्ठे रहते, अब तक तायुन नहीं कर सकी हो। बोली, तुम आम मर्दों की तरह नहीं हो। महजूब अंदाज में एतराफ करते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मैंने भी मुतबस्सम होकर उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। कोच से निकलकर हमने ख्वाबगाह की अच्छी तरह तलाशी ली, मगर कोई मुफीद शय हाथ न लगी। घंटे डेढ़ की ख्वारी के बाद हम ख्वाबगाह में रखे फ्रिज पर हाथ साफ करने लगे। मुख्तलिफ अक़साम के उम्दा जूसों के अलावा फ्रिज मौसमी फलों से भरा हुआ था। एक अलमारी में मुख्तलिफ शराबें भी रखी हुई थी। लॉरा ने एक बोतल खोलकर आधा ग्लास भरा। शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने दावत दी, राजा पियोगे? मैं तुर्की बतुर्की बोला, पी तो शायद लूं, मगर उसके बाद खुद पर काबू नहीं रहेगा और हो सकता है कोई ऐसी हरकत कर बैठूं कि तुम शुक्ला से पहले मेरे कत्ल के दर पे हो जाओ। वो खजालत से बोली, तुम नहीं सुधरोगे। मैं खिलखिलाकर हंस दिया। हम काफी देर गपशप करते रहे, यहाँ तक कि घड़ी की सुइयां 3 का हिस्सा उबूर कर गई। अब विशाल गुप्ता किसी भी वक्त आ सकता था।